क्या पढ़ रहे हैं हम तीनों के बीच? रिलेशनशिप। किसने दिया है रिलेशनशिप? कार्ल पियर्सन ने। क्या कहा? मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। सिमेट्रिकल में आपने देखा कि इसके जो ये और वाली साइड थी वो दोनों के दोनों बराबर थे, जो इस डायग्राम के लेफ्ट और राइट हैंड साइड थे वो बराबर थे। इस वाले की बात करेंगे तो देखो इसका जो टेल है ना, टेल वो राइट साइड को जा रही है। टेल मतलब ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमने सबसे पहले अरिथमेटिक मीन पढ़ा, जो वीडियो लगभग 2 घंटे से ऊपर का था। उसके बाद हमने ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा, उसके बाद हमने हार्मोनिक मीन पढ़ा, उसके बाद अभी हाल फिलहाल में ही हमने फिर आगे का सेक्शन जब बढ़ाया तो हमने सबसे पहले मीडियन पढ़ा। मीडियन के बाद कल आप लोगों ने पार्टीशन वैल्यूज़ और मोड देखा। वो जो मोड हमने पढ़ा था, मोड में हमने सबसे पहले जाना कि मोड की डेफिनेशन क्या होती है, क्या आखिर मोड होता है, उसको लेकर एक छोटी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाई। उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मोड को लेकर पढ़े। अब उसके बाद मैं वहीं से इस लेक्चर को आगे कर रहा हूँ। उम्मीद ये कर रहा हूँ कि जो लोग अभी पढ़ रहे होंगे वो पीछे का जो है वो सब कुछ पढ़ के आए होंगे, क्योंकि वहीं से आगे कोई कनेक्टेड लेक्चर रहने वाला है। अगर कोई डायरेक्ट इस वीडियो में जंप कर रहा है तो वो ऐसा ना करे, पीछे के सारे वीडियो ज़रूर देख के आए। तो जब अब हम मोड बढ़ाने वाले हैं तो इसमें सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा आज जो हम पढ़ेंगे वो स्टार्ट करेंगे मोड विद फ्रीक्वेंसी कर्व। ध्यान से आप लोग अपने नोट्स में इसको लिखते जाएं, मोड विद फ्रीक्वेंसी कर्व, मतलब कि फ्रीक्वेंसी कर्व की मदद से मोड कैसे निकालें। तो हम पढ़ने वाले हैं फ्रीक्वेंसी कर्व की मदद से मोड कैसे निकालें। तो ये देखिए आप, मैं आपके सामने फ्रीक्वेंसी कर्व ड्रॉ कर रहा हूँ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर है आइटम्स, आइटम्स मतलब एक्स वेरिएबल, और यहाँ पर वाई एक्सिस में लिया गया है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब एफ। आपने डिस्क्रीट सीरीज देखी होगी ना कभी, जैसे एक्स है और एफ है, एक्स 10, 20, 30, 40, 50 है, यहाँ 7, 8, 9, 17 और 2 है। तो देखो यही तो है फ्रीक्वेंसी, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 17। तो मोड आपको कल सिखाया गया था, मोड जो होगा वो होगा 40, ठीक। वो आइटम जिसकी वैल्यू जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, वो आइटम 40 की बात कर रहा हूँ, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है उसी को मोड बना गया। तो अब मैं आपके सामने एक फ्रीक्वेंसी कर्व बना के दिखा रहा हूँ, देखना। हाँ, ये फ्रीक्वेंसी कर्व कैसे बनेगा। फ्रीक्वेंसी कर्व ऐसे बनता है आपके सामने, ध्यान से इसको बना के देखना। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये डायग्राम मैंने आपके सामने ड्रॉ करा, इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व। क्या है? फ्रीक्वेंसी कर्व कुछ नहीं, अगर आपने बच्चों ने डायग्राम बनाया होगा तो यहाँ आइटम्स लिए गए 10, 20, 30, 40, 50, 60, और यहाँ लिया गया आपका फ्रीक्वेंसी आ रहा है। तो वही 10 पे 7, तो कहीं यहाँ अगर 10 है तो 10 पे 7, ये 7 है, देख लो। अगर ये 10 है, ऐसा ही तो होगा। जैसे यहाँ एक्स एक्सिस है तो एक्स में 10 है, तो ये जो वैल्यू है ये 7 है, 10 पे 7। अगर कितना है? 20 पे 8, यहाँ पे अगर ये 20 है तो कहीं ना कहीं ये वैल्यू 8 है, और इस तरीके से आपका बनते जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ ये सही से हमने अभी मेज़र करके नहीं बनाया, कि थोड़ा सा इसलिए अलग सा बनाया, लेकिन ये होता ऐसा ही है। तो बनता कैसा आप समझ गए? ऑब्वियस सी बात है, इस यहाँ अपने एक्स की वैल्यूज ली और यहाँ पे एफ, आपको ये पता करना है कि इस फ्रीक्वेंसी कर्व से मोड कैसे निकलता है। तो देखो जहाँ पे फ्रीक्वेंसी कर्व मैक्सिमम गया होगा, ये फ्रीक्वेंसी कर्व मैक्सिमम यहाँ पे गया है मेरे हिसाब से, वहाँ से एक लाइन ऐसे करके नीचे को ड्रॉ कर लेंगे। जहाँ पे फ्रीक्वेंसी कर्व मैक्सिमम गया होगा वहाँ से कर्व ऐसे करके नीचे को एक लाइन यहाँ से नीचे को ड्रॉ कर लेंगे, और यहाँ पर ये जो वैल्यू होगी यही आपकी मोड की वैल्यू होगी। आया? ये जो आइटम आएगा ये क्या आएगा आपका? मोड। ये आइटम कितना है हमारा? 40 मोड आएगा। तो यही तो हो रहा है जो ये बता रहा था कि जिसकी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है वही आइटम क्या होगा? मोड। तो देखो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी का भी तो है, ये फ्रीक्वेंसी जा रही है। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे देखने को मिली जितनी भी थी, ये कितनी रही होगी? 17। यहाँ पे सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, यहाँ से यहाँ ले जाओगे तो फ्रीक्वेंसी तो पता चलेगा 17 फ्रीक्वेंसी यहाँ पे। तो यहाँ से अगर आप नीचे लाइन खींच दोगे तो 40।
अगर आपने फ्रीक्वेंसी कर्व से डायरेक्ट सम अप करता हूं, बेकार की चीजें हैं। अगर ये एग्जाम लिखने वाला होता तो बहुत अच्छे से इसको बना के भी दिखाता, समझा के भी दिखाता। ये लिखने वाला एग्जाम नहीं है तो आपके लिए क्या है कॉम्पिटेटिव में इंपॉर्टेंट, इसे सम अप करता हूं, मोड विद फ्रीक्वेंसी कर्व। क्या फ्रीक्वेंसी कर्व की वजह से क्या फ्रीक्वेंसी कर्व की मदद से मोड निकाला जा सकता है? हाँ, निकाला जा सकता है। कैसे निकाला जा सकता है? जहां पे फ्रीक्वेंसी कर्व अपने मैक्सिमम पे होगा, मतलब वहां पे फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, तो वहीं पर जो आइटम होगा वही आपका मोड होगा। इसको मैं एक बार लिख भी देता हूं और उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग समझ पाए हैं। मोड क्या लिखता है देखो, विच करस्पॉन्ड टू द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, विच करस्पॉन्ड टू द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑन द y एक्सिस, ऑन द y एक्सिस पे। ये देखो, यही तो y एक्सिस है। समझा देता हूं थोड़ा यार। अगर मैं इस लाइन को यहां से यहां लेके आऊं तो ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है? 17। कितनी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी? तो y एक्सिस पे इस करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी के जो भी आइटम है, ये देखो, इस करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी के, इस फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो भी आइटम है वो आइटम है 40, वही आपका मोड होगा। आ गया? क्या बोला फिर से एक बार, y एक्सिस पे जो करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है, y एक्सिस पे जो फ्रीक्वेंसी है उसके करस्पॉन्डिंग जो आइटम है वही हमें मोड देखने को मिलेगा। उम्मीद कर रहा हूं आ गया। क्या पढ़ा अभी तक कि क्या फ्रीक्वेंसी कर्व की मदद से मोड निकाला जा सकता है? हाँ, जहां पे फ्रीक्वेंसी कर्व अपना मैक्सिमम होगा वहां से एक नीचे लाइन खींचना और आपको पता चल जाएगा। बस हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हाँ, एक तो फ्रीक्वेंसी कर्व की मदद से मोड निकाला जा सकता है, ये भी आप लोगों ने पढ़ लिया। अब आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम रिलेशनशिप भी पढ़ेंगे। हाँ, मीन, मोड और मीडियन का जो रिलेशनशिप है वो भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। फिर से अगर मैं आगे आपको बढ़ाना शुरू करूं, एक चीज और, मोड कैन बी, मोड निकाला जा सकता है, डिटरमाइंड, मोड कैन बी डिटरमाइंड बाय ग्राफिकल मेथड, बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से कौन नहीं निकाला जा सकता? मीन। मीडियन ग्राफिकल मेथड से निकाला जा रहा था। कौन से ग्राफिकल मेथड से मीडियन निकाला जा रहा था? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वालों से। लेस देन और मोर देन, उन्हीं को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। इसके बारे में देखो, मोड कैन बी डिटरमाइंड बाय ग्राफिकल मेथड। मोड निकाला जा सकता है ग्राफिकल मेथड से, क्या ड्रॉ करके? बाय ड्रॉइंग हिस्टोग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको लिखा रहा हूं, अच्छे से लिख लेना इसे। ये लो, क्या बोल रहा है? मोड कैन बी डिटरमाइंड बाय ग्राफिकल मेथड। मोड ग्राफिकल मेथड से निकाला जा सकता है बाय ड्रॉइंग हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम बनाकर। समझ आ गया? तो अगर कोई समअप करने को बोलेगा तो मैं समअप करूं, मोड ग्राफिकल मेथड से निकल सकता है। किससे? ग्राफिकल मेथड से अगर आपने मोड निकालना है, आपके एग्जाम के लिए ये जरूरी है पॉइंट ऑफ व्यू से, तो या तो वो निकलेगा हिस्टोग्राम बनाकर। क्या बनाकर? पढ़ लिया ना? या फिर आपको बनाना पड़ेगा इससे पहले फ्रीक्वेंसी कर्व। किससे? इन दोनों चीजों से ग्राफिकली निकल सकता है। पूछेगा ना कि इनमें से किस चीज से ग्राफिकली मोड निकाला जा सकता है, तो मोड ग्राफिकली निकाला जा सकता है फ्रीक्वेंसी कर्व से, या फिर किससे? हिस्टोग्राम से। मीडियन कौन से ग्राफिकल मेथड से निकाला जा सकता है? लेस देन, मोर देन, जिसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मीन कभी ग्राफिकल मेथड से नहीं निकाला जा सकता है। तो लिख रहा है देखो, मोड कैन बी डिटरमाइंड बाय ग्राफिकल मेथड बाय ड्राइंग हिस्टोग्राम। अब इतना सा बहुत है खासकर, तो ये स्टेटमेंट बहुत है, क्योंकि हिस्टोग्राम ड्रॉ करना तो आएगा नहीं। लिखने वाला पेपर होता तो मैं आपको समझाता। बस आपको याद रखना कि हिस्टोग्राम से हो सकता है, लेकिन फॉर अ रेफरेंस मैं आपको फिर भी समझा देता हूं कि हिस्टोग्राम की मदद से कैसे कैसे ये होता है करके। ये लो, एक्स एक्सिस वही वाई एक्सिस, ठीक है। एक बार समझा दे रहा हूं खाली। यहां पे लिया गया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और यहां पे लिए गए मार्क्स। ये ओरिजिन है। यहां के लिए गए नंबर ऑफ
वहाँ पर क्या लिए गए हैं, मार्क्स दिए गए हैं। इस तरीके से हमारा ये अब कर्व हम बनाने वाले हैं, हिस्टोग्राम बनाने वाले हैं। हाँ, आपको फॉर रेफरेंस दे रहा हूँ, नहीं तो ये बनाने वाला पेपर नहीं है। बस आप याद रखो कि भैया एक तो हिस्टोग्राम की मदद से निकल सकता है और एक फ्रीक्वेंसी कर्व की मदद से निकल सकता है। फिर भी बना के दिखा दो एक बार। 10, 20, 30, 40, 50, 60। ये देखो 10 बच्चों के मार्क्स, 20, 30, 40, 50 और 60। और नंबर ऑफ स्टूडेंट जा रखे हैं 5 से लेकर 25 तक। हाँ, बच्चों के नंबर है 5, 10, 15, 20 और 25। कोई दिक्कत? ठीक है, ये मैं आप कर्व बना दे रहा हूँ। हाँ, 0 से 10 नंबर लाने वाले 5 बच्चे हैं। उसके बाद हैं आपके 15 बच्चे यहाँ पे। ये यहाँ से यहाँ अगर मैं लाइन खींचूँ, इतने नंबर लाने वाले हैं 15 बच्चे। कुछ नहीं करना है आपको। अगले जो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं वो है 25 बच्चे, 25। खाली डायग्राम बना लेना ताकि चीज़ें आपको याद हो जाए, नहीं तो है किसी भी काम का नहीं है, बनाने वाला पेपर थोड़ी है कोई। 15 बच्चे, उसके बाद 10 बच्चों की बात कर रहा है, उसके बाद लास्ट में बात कर रहा है 5 बच्चों की। ठीक है, कैसे निकालते पता आपको? सुना, ये जो सबसे बड़ा वाला है, सबसे बड़े वाले को तो मोड कहते हैं। सबसे बड़ा वाला कितना है? ये तो है शायद। इसमें एक लाइन यहाँ से यहाँ खींचते हैं, यहाँ से आए ताकि इसे टच करे। एक लाइन फिर यहाँ से यहाँ खींचते हैं ताकि इसे टच करे। और ये जो लाइन है ना, लाइन, इसको नीचे खींच देते हैं। आपको ये वैल्यू जो भी होगी वो हमारी मोड होगी। आया? इनके अकॉर्डिंग मोड आ रखा है 26। कितने मार्क्स मोड है? क्या तुम्हें ऐसे बना के निकालने को आएगा? नहीं, तुम्हें क्या पता चलना है कि हाँ, ग्राफिकल मेथड की वजह से मोड निकाला जा सकता है। कौन से ग्राफिकल मेथड की वजह से? हिस्टोग्राम बनाकर। कौन सा ग्राम? जस्ट फॉर रेफरेंस मैंने आपको बताया। तो अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा ज़्यादा। आज हमने क्या पढ़ा अभी तक? मोड में एक तो मोड किसकी मदद से निकाला जा सकता है ग्राफिकली? फ्रीक्वेंसी कर्व। दूसरा किसकी मदद से निकाला जा सकता है? हिस्टोग्राम की मदद से। ये दोनों के दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब मोड को भी ग्राफिकली निकाला जा सकता है। क्या मेरी बात आप लोगों तक पहुंच पाई? अगला जो हम टॉपिक पढ़ने वाला है ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहाँ क्वेश्चंस आते हैं इससे। हाँ, थोड़ा सा मैं बोर्ड को सही से यूज करता हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं मेरिट्स ऑफ मोड। पहले मोड के मेरिट्स पढ़ेंगे, उसके बाद मोड के डीमेरिट्स पढ़ेंगे, और इसकी स्लाइड आपको देखने को मिलेगी बगल में। स्टार्ट करूं? तो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मोड में आप लोग की स्लाइड जो देखने को मिलेगी, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कि मेरिट्स क्या क्या है मोड के। ठीक है, तो देखो सबसे पहला जो मेरिट है वो है सिंप्लिसिटी। ऐसा ही वहां पे लिखा जा रहा है। हाँ, सिंप्लिसिटी मतलब बड़ा ही आसान है मोड को निकालना। कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा होगा वो मोड होगा। देखते ही पता चल जाएगा, इवन देखकर भी मोड बता सकते हो अपना। तो पहला मेरिट क्या है? सिंप्लिसिटी की, बहुत ही सिंपल है निकालना। अगला, नॉट अफेक्टेड बाय द वैल्यूज ऑफ एक्सट्रीम आइटम्स। नॉट अफेक्टेड बाय द वैल्यूज ऑफ एक्सट्रीम आइटम्स। एक्सट्रीम आइटम की वैल्यू से ये अफेक्ट नहीं होते हैं। एक्सट्रीम आइटम्स मतलब जो बहुत बड़े बड़े आइटम्स होते हैं, और जो बहुत एक्सट्रीम आइटम से कौन अफेक्ट होता है सबसे ज्यादा? मीन। मीडियन भी अफेक्ट नहीं होता, मोड भी अफेक्ट नहीं होता। अब इसको नहीं समझाऊंगा क्योंकि पीछे से बहुत बार ये पढ़ा के आ चुका हूं। मैं मान रहा हूं कि आप पीछे से इन लेक्चर्स को पढ़ रहे हैं तब जाके यहां तक पहुंचे। तो एक्सट्रीम वैल्यू से फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि इसको तो मतलब है कि जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो इसके लिए क्या है? जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है वही क्या है? मोड। अब वो फर्क नहीं पड़ता ना कि बड़ी वैल्यू हो छोटी वैल्यू, तो एक्सट्रीम वैल्यू से इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे चलो यार एग्जांपल दे ही देता हूं। एक x है, f है, 10, 12, 15, 18, 5000 ऐसा है, दिख रहा है? 2, 5, 7, 2, 15, 7, 2 और 3। किसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी? यही तो है। तो आंसर क्या हो जाएगा?
मोड हो जाएगा 12। इससे फ़र्क ही नहीं पड़ा कि 5000 है, सबसे बड़ा टर्म है, ये है, तो एक्सट्रीम वैल्यू से कभी भी इफेक्ट नहीं होता है। फिर से आगे को बढ़ाना स्टार्ट करते हैं हम इसके बाद। नेक्स्ट है पॉसिबल इन केस ऑफ ओपन एंड सीरीज। नंबर 3, पॉसिबल इन केस ऑफ ओपन एंड सीरीज। ओपन एंड सीरीज के केस में पॉसिबल है, समझ आ रहा है आपको? ओपन एंड सीरीज के केस में आसानी से पॉसिबल। ओपन एंड सीरीज मतलब जैसे ये क्लास इंटरवल है, ये बनाया आपने 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से फिर आगे छोड़ दिया, एंड्स खाली हैं, ना ही यहाँ कुछ दिया और ना ही जो दोनों एंड है वो खाली है। तो ऐसे केस में भी मोड निकाला जाएगा। मोड तो बड़ा आसान है ना, जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी यहाँ पे होगी वो आपका मोड हो जाएगा, फ़र्क ही नहीं पड़ता है कितना है। लेकिन मीन निकालते समय जब सारे ऑब्जर्वेशन चाहिए होते हैं तो यहाँ हम अज्यूम करते हैं, पता है ना आपको। तो ओपन एंड सीरीज में ये भी पॉसिबल है और मीडियन भी पॉसिबल है, मैं आपको बता के आया हूँ। जिसके आगे सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है वही हमारा मोड हो जाता, हमें कोई लेना ही देना ही नहीं था इसमें। एक फॉर्मूला लगता है इवन कंटिन्यूअस सीरीज में। तो इतना आ गया, आगे बढ़ाता हूँ मैं। यूजफुल फॉर बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा, बस लिखता जाता हूँ, आपको समझते आना है। यूजफुल फॉर बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा, ये दोनों के लिए ही यूजफुल है। क्वांटिटेटिव के लिए भी और दोनों में ही मोड निकल जाएगा। क्वालिटेटिव में मीडियन काम कर रहा था, हाँ ये भी काम कर रहा है क्वालिटेटिव में, हाँ, लेकिन क्वालिटेटिव में सबसे बेस्ट कौन है? मीडियन ही है। और मीन तो क्वालिटेटिव में निकलता ही नहीं है, इवन इतना पढ़ के आ चुका। अब नेक्स्ट, ग्राफिक डिटर्मिनेशन। ग्राफिकल डिटर्मिनेशन एक फायदा और है इसका कि ग्राफिकली भी निकाला जा सकता है। आ रहा है नहीं आ रहा? आगे वाला ग्राफिकली भी निकल जाएगा। नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, समझो। अगला है रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, इसकी अभी मैं बात करना चाह रहा हूं। रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू को मैं आपको समझाना शुरू करता हूं। समझाने से पहले हल्का सा इसे लिखा भी देता हूं, हाँ, कि रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू का क्या मतलब है। मोड इज अ वैल्यू अराउंड विच देयर इज मोर, इसको अच्छा देखना, मोड इज अ वैल्यू अराउंड विच देयर इज, around which there is more concentration of observations, more concentrations of observations, more concentration of observations, and hence it is the best representative of the data. It is the best representative of the data. क्या लिखता है देखो, रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू क्यों है? आप जानते हो कि मोड वो वैल्यू है जिसके आसपास सबसे ज्यादा क्लस्टर होते हैं आइटम्स। देखा था ना, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, एक है x, एक है f। तो अगर इसकी बात आप करोगे तो यह है 10, 20, 30, 40, 50 और 60। यह है 2, 3, 17, 25, 12 और 7। कितना होगा मोड बताना जरा? 40 नहीं होगा? सबसे बड़ी यही तो है फ्रीक्वेंसी। तो मोड कितना हो जाएगा यहाँ पे? 40। अब ये जो 40 मोड हो गया तो ये इसके इर्द गिर्द सारी वैल्यूज घूमेंगी। देखो 25 पहले बता रखा पिछले लेक्चर में, ये 17, ये 12, 25, 7, 32, 42 और 54। कितना आ गया? 50। तो मोड कितना है? 40। तो इसी के आसपास तो पूरा पूरा डेटा क्लस्टर हुआ है। ऊपर तो 2, 3 है, 10 नंबर लाने वाले 2 बच्चे हैं,
20 नंबर लाने वाले 3 बच्चे हैं, लेकिन इसके आस 40 ही है तो 40 के आसपास 30 या 50 में सबसे ज़्यादा बच्चे हैं। इन तीनों को मिला के जितना आ रहा हो किसी तीनों को मिला के नहीं आएगा। तो मोड वो हुआ करती थी जिसके आसपास सारे के सारे क्लस्टर होते थे, बताया था मैंने आपको। तो यहाँ यही तो बात बोल रहा है कि इसे रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू इसलिए माना गया है क्योंकि ये वो वैल्यू है जिसके आसपास सभी क्लस्टर होते हैं। आ गया? जिसके आसपास सबसे ज़्यादा क्लस्टर देखने को, सबसे ज़्यादा डेंसिटी देखने को मिलती है। मतलब जिसको आप मोड कह रहे हो वो जो डेटा की सबसे बड़ी बड़ी वैल्यूज होगी, सबसे ज़्यादा जो डेटा होगा उसी के इर्द गिर्द क्लब होगा। लिखता है देखो जरा, मोड इज अ वैल्यू अराउंड विच, मोड वो वैल्यू अराउंड विच देयर इज मोर कंसंट्रेशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जिसके आसपास ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्वेशन कंसंट्रेटेड रहते हैं। एंड हेंस इट इज़ द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डेटा, इसलिए इसे सबसे बेहतर रिप्रेजेंटेटिव कहा गया। आ गया? क्योंकि इसके इर्द गिर्द बाकी डेटा में सारे के सारे होते हैं, इसलिए इसे रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। आ गया? रिप्रेजेंटेटिव मतलब जैसे आपके मोहल्ले में एक आदमी की बहुत जान पहचान है, मोहल्ले के सारे लोग उसके आसपास ही घूमते हैं, तो वही तो आपके मोहल्ले की पहचान है। आपके मोहल्ले से बाहर जाएगा तो वही तो आपके मोहल्ले का नाम आगे लेके जाएगा, यानी कि वो आदमी सबसे बढ़िया रिप्रेजेंटेटिव है आपके मोहल्ले का। तो यही बात कर रहा है, ये वो वैल्यू है जिसके इर्द गिर्द ज़्यादा से ज़्यादा डेटा घूमता है, तो ये सबसे बेहतर रिप्रेजेंटेटिव है क्योंकि इसी के आसपास सारा का सारा डेटा घूम रहा है। एक पॉइंट और लिखा दूंगा मैं आपको, ये तो सिंपल से पॉइंट थे, कुछ भी नहीं था। क्या क्या पढ़ा कि सिंप्लिसिटी, सिंपल है निकालना। नॉट अफेक्टेड बाय द वैल्यूज ऑफ एक्सट्रीम आइटम्स, बिल्कुल एक्सट्रीम आइटम से कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉसिबल इन केस ऑफ ओपन एंड सीरीज, ओपन एंड सीरीज के केस में पॉसिबल है। नेक्स्ट, यूजफुल फॉर बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा। अगला क्या लिखा है? ग्राफिकल डिटर्मिनेशन, कौन कौन से मेथड से ग्राफिकली? फ्रीक्वेंसी कवर, हिस्टोग्राम बनाना पड़ता है, एमसीक्यू आ सकता है। नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू आपने पढ़ लिया है। अच्छा, एक पॉइंट और 7वां पॉइंट मैं इसमें लिखना चाहूँगा, यहाँ पे दिख रहा होगा ना साहब, यहीं पे लिख देते हैं, ये एमसीक्यू बन के आ सकता है, तो इसको आप अच्छे से लिखना भैया कि क्या बोल रहा है 7th वाला। हाँ, इन सर्टेन सिचुएशन मोड इज द ओनली सूटेबल एवरेज। इन सर्टेन situations mode is the only suitable average. Mode is the only suitable average. Example, model size of shoes. Example, model size of shoes, comma, model wages, model wages, model balance of depositors in a bank, model balances of the डिपॉजिटर्स इन द बैंक। लिखना बहुत बड़ा बड़ा पड़ रहा होगा आपको, लेकिन ये चीज़ें कल के दिन बिल्कुल काम आएंगी, बिल्कुल रेडिवेंट है, क्योंकि थ्योरी बेस्ड एग्जाम आता है ना, कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी दी जाए, तो हमको भी वही पढ़नी होगी। ये देखो, ये पढ़ा, इन सर्टेन सिचुएशन मोड इज़ द ओनली सूटेबल एवरेज। कुछ सिचुएशन में सिर्फ मोड ही सबसे सूटेबल एवरेज है। मोड मतलब मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। कुछ ऐसे एग्जांपल होते हैं जहां सबसे ज़्यादा रिपीट करने वाली वैल्यू ही सबसे बेहतर एवरेज है। एवरेज कौन कौन से थे वैसे? मीन था, मोड था, मीडियन था, हार्मोनिक मीन था, ज्योमेट्रिक मीन था। कुछ सिचुएशन में मोड ही बेस्ट है। जैसे एग्जांपल के लिए मॉडल साइज ऑफ शूज़। मॉडल साइज क्या है शूज़ का? भारत में जूतों का सबसे कॉमन नंबर क्या है? लगभग भारत में कौन सा ऐसा नंबर है जूतों का जो सबसे ज़्यादा बिकता है? तो भैया मोड निकालोगे ना, देख लो, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है, जो सबसे ज़्यादा खरीदा जाता है वही तो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगा, तो मोड ही इकलौता है। अगला, मॉडल वेजेस। भारत में एक सबसे ज़्यादा कॉमन मिलने वाला वेजेस क्या है? ऐसा कौन सा वेजेस है जो भारत में सबसे ज़्यादा दिया जाता है? कौन सा? 5,000 रुपये वो वेजेस है, 10,000 रुपये है, 12,000, कैसे पता चलेगा? मोड निकाल लो ना, जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली रिपीट होगा। मॉडल बैलेंसेस ऑफ द डिपॉजिटर्स इन द बैंक। जिन लोगों ने पैसा बैंक में रखा है, तो मॉडल डिपॉजिट मतलब वो ज़्यादातर कितना पैसा डालते हैं,
10,000 रुपये भारत में सबसे ज़्यादा लोग डालते हैं एक बार में, 5,000 रुपये डालते हैं, 1,000 रुपये सबसे ज़्यादा लोग भारत में डालते हैं। तो ये है मॉडल डिपॉजिट। अगर आपको बताना है तो देख लो सबसे ज़्यादा कौन सा वाला डिपॉजिट होता है, सबसे ज़्यादा बार लोग कितना अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, 5,000, 10,000, 2,000, 1,000 रुपये, 500 रुपये। तो उससे आपको पता चल जाएगा, इसका जवाब मॉडल वाले से ही मिलेगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप मेरिट्स ऑफ मोड पढ़ पाए। आ गया? अभी तक जो आज का लेक्चर है ना, उसमें आपको लग रहा होगा कुछ इतनी खास ज़रूरत की चीज़ें नहीं है, लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो हमने 2-4 चीज़ें, इन्फॉर्मेशन का ही तो पेपर है, 2-4 जानकारी आपको दी, टेक्निकल चीज़ें समझाने के लिए कुछ भी नहीं थी। पहली जानकारी अभी तक हमारे लिए क्या ज़रूरी थी कि ग्राफिकली मोड निकल सकता है, और ग्राफिकली निकालने के 2 तरीके हैं। तो सीधा आपको पता करना है, एक है फ्रीक्वेंसी कर्व की मदद से और दूसरा है हिस्टोग्राम की मदद से। इतना आपने जाना, फिर आपने कुछ मेरिट्स पढ़े, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं कुछ डीमेरिट्स की तरफ को, कि आखिर क्या है डीमेरिट्स इसके, ठीक है। मेरिट्स तो मोड के पढ़ चुके हैं हम, डीमेरिट्स ऑफ मोड, ये यहाँ पे फिर से स्लाइड लगी है, हाँ, डीमेरिट्स ऑफ मोड। इसके बाद आएगा मजा आप लोगों को थोड़ी देर में, जब इंपॉर्टेंट चीज़ स्टार्ट होगी। तो डीमेरिट्स ऑफ मोड की अगर बात करो तो मोड इज नॉट रिजिडली डिफाइंड, मोड इज नॉट रिजिडली डिफाइंड। पहली जो दिक्कत है, देखो मीन रिजिडली डिफाइंड था, मीन मैं निकालूं कोई और निकाले, दुनिया में कहीं भी निकालो एक ही आता था। मीडियन भी रिजिडली डिफाइंड था, लेकिन मोड रिजिडली डिफाइंड नहीं होता। आपने पढ़ा है ना, कल पढ़ा नहीं था? अरे कि आपने कल पढ़ा था, एक तो नो मॉडल होता है जिसका कोई मोड ही नहीं होता, पढ़ा था ना, कि एक होता है नो मॉडल, कोई मोड नहीं निकलेगा। आ गया? उसके बाद एक हम पढ़ेंगे, एक होता है सिंगल मॉडल, एक ही मोड जिसमें आएगा, यूनी मॉडल कहते थे इसे, सॉरी कहते हैं ना, एक मोड जिसमें निकलेगा, यूनी मॉडल। और क्या पढ़ा था आपने कल? बाई मॉडल, 2 मोड वाला। तीसरा और कौन सा पढ़ा था? अरे जब ये बोल रहा है कि मल्टी मोड हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा मोड हो सकते हैं, तो रिजिडली कैसे डिफाइन होगा? रिजिडली तो एक ही वैल्यू आनी चाहिए। जब बोला बाई मॉडल हो सकता है कि 2 मोड आ सकते हैं, तो रिजिडली कैसे डिफाइन हो जाएगा? रिजिडली मतलब तो एक सिंगल वैल्यू मोड की आएगी। तो क्या पहला आपको समझ में आ गया? मोड इज नॉट रिजिडली डिफाइंड। याद नहीं करने हैं, समझने हैं और आगे बढ़ने हैं। वहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, बोलेगा कौन एक डीमेरिट है, हल्का सा अगर आप सुन के भी गए हो तो लगा दोगे अच्छे से। दूसरा जो आपको डीमेरिट की बात कर रहे हैं मोड के, तो वो है नॉट बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस ऑफ अ सीरीज, नॉट बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द सीरीज ऑफ द। अगर मैं बात करूं यहां पे, तो सेकेंड पॉइंट है नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस ऑफ द सीरीज, कि ये जो मोड है ना, वो सभी ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड नहीं होता। इसको फर्क ही नहीं पड़ता। मीडियन जो था वो भी सभी ऑब्जर्वेशन बेस्ड नहीं होता, सिर्फ मीन होता है। मीन के लिए सारे ऑब्जर्वेशन प्लस करने पड़ते हैं, उसके बाद निकलता है। अगर बात करो मीडियन की, तो मीडियन की अगर हम बात करेंगे तो जो बीच का टर्म है वो मीडियन हो जाता है। उसे क्या फर्क पड़ता है? सभी टर्म से बीच का जो टर्म होगा वो मीडियन हो जाएगा। मोड जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, जिसकी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है, वो मोड हो जाएगा। तो इसको भी लेना देना नहीं है सभी ऑब्जर्वेशन से, बस एक ही आता है मोड, बाकी सारे ऑब्जर्वेशन को छोड़ते हुए चलते हैं। नंबर थर्ड की तरफ अगर आप बढ़ोगे, थर्ड बोल रहा है पॉजेसिव सैंपलिंग थर्ड है आपका नॉट केपेबल ऑफ एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, नॉट केपेबल ऑफ एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। इसको देखो जरा, हमने पढ़ा था ना, मीन जो होता है, मीन हो गया, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, उनका फर्दर एल्जेब्रिकल ट्रीटमेंट हो सकता है। मतलब या तो वो कुछ ना कुछ आगे फॉर्मूला बना देंगे, फिशर का जो इंडेक्स नंबर है वो बना देंगे, या फिर कम से कम उनसे कंबाइंड मीन तो निकाला जाएगा। पढ़ाया था मैंने आपको ये। लेकिन मीडियन में जो मीडियन आ गया, उसका फर्दर कोई एल्जेब्रिकल ट्रीटमेंट, ना वो किसी फॉर्मूले को बनाने में काम आते हैं, ना वो कुछ कंबाइंड निकालने में काम आते हैं। ऐसे ही मोड का भी कोई भी फर्दर एल्जेब्रिकल ट्रीटमेंट लिखा है, नॉट केपेबल ऑफ एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। आगे कोई काम नहीं है, यही मोड निकला और यही इसकी कहानी खत्म हो गई। आ गया अगला,
इनडिटर्मिनेट ये लिखा इनडिटर्मिनेट। हाँ, ये ऐसा बता रहा है, अगर आपको बात करेंगे तो कभी कभी तो मोड निकाला ही नहीं जा सकता बोल रहा है किसी किसी सीरीज का, बिल्कुल मोड नहीं निकाला जा सकता। कब? एक तो नो मोडल आता है, जब सारी की सारी वैल्यूज बराबर बराबर होते हैं, मोड कहाँ से निकालोगे। एक अभी आ जाता है आपका बाई मोडल या मल्टी मोडल, जो दो मोड निकल रहे हैं या दो से ज़्यादा मोड निकल रहे हैं, तो क्या सिंगल एक मोड बता पाए? क्या कोई ऐसी वैल्यू बता पाए जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है? नहीं भैया, तो सिंगल मोड निकला ही नहीं। तो ऐसे केस में कभी कभी ऐसा होता है कि मोड निकलता ही नहीं, डीमेरिट है। इनडिटर्मिनेट यानी कि कभी कभी इसे डिटरमाइन करना मुश्किल हो जाता है, असंभव सा हो जाता है। पांचवा, अफेक्टेड बाय द फ्लक्चुएशंस ऑफ सैंपलिंग। अफेक्टेड बाय द फ्लक्चुएशंस ऑफ सैंपलिंग। इसमें लिखा है अफेक्टेड बाय द फ्लक्चुएशंस ऑफ सैंपलिंग। ये सैंपलिंग के फ्लक्चुएशन से अफेक्ट करता है। मीन सैंपलिंग के जो फ्लक्चुएशंस होते हैं उससे मीन को सबसे कम फर्क पड़ता था, दिखाया था मैंने वहां। मतलब अगर आप सैंपल बदलोगे तो मीन में फ्लक्चुएशन होंगे लेकिन ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आएगा, बहुत कम अंतर आएगा। लेकिन मीडियन से भी फ्लक्चुएशन होगा, काफ़ी देखने को मिलेगा सैंपल बदलने पर। और मोड में भी अगर आप सैंपल बदलते हैं तो आंसर कुछ अलग अलग आएगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो इससे फ़र्क पड़ता है फ्लक्चुएशन इन सैंपलिंग से। सैंपल बदलेगा तो मोड जो है वो भी बदल जाएगा। क्या मेरी इतनी बात आपको समझ में आ गई? इसी के साथ हमारी मोड की जितनी भी कहानी थी वो ख़त्म हुई। कुछ भी नहीं था, थोड़ा सा हमें समय लग गया आज इन चीज़ों को पढ़ने में, लेकिन ये पढ़नी पड़ेगी। किसी किसी चीज़ का ना नेचर ही ऐसा है कि वो थोड़ा सा बोरिंग टाइप का है। लिखिए अच्छे से, लेकिन पढ़ना तो हमको पड़ेगा ही पड़ेगा, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है भैया, अब आगे को हम बढ़ाते हैं। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। टॉपिक का नाम है रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मोड एंड मीडियन। एक रिलेशनशिप तो आपने पहले भी पढ़ रखा है ना, वो भी चलो फिर से लिखा दूंगा मैं, ठीक है। लेकिन हम दूसरे रिलेशनशिप पढ़ना। एक रिलेशनशिप जो आपने पहले से पढ़ा है पीछे, वो क्या पढ़ा है कि मीन जो होता है वो ग्रेटर और इज इक्वल टू होता है किससे? मीडियन से। ये भी ग्रेटर देन इज इक्वल टू होता है मोड से। पीछे पढ़ के आयो नहीं पढ़ के आओ? ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू मतलब दो साइन इसमें एक साथ है, या तो ग्रेटर होगा या फिर इक्वल होगा, दो साइनों से मिलके बनाए। तो ये तो सिंपल आपने पीछे पढ़ा नहीं पढ़ा, जब मीन पढ़ रहे तभी पढ़ लिया था कि मीन बड़ा होगा या बराबर होगा मीडियन के। मीडियन ज़्यादा बड़ा होगा या बराबर होगा किससे? मोड से। तो सबसे छोटा कौन होगा इनमें? पहला रिलेशनशिप ये है। इक्वल कब होंगे? इक्वल, ये तीनों के दिन इक्वल तब होंगे व्हेन द वेरिएबल्स आर कांस्टेंट। जब सारे के सारे वेरिएबल्स कैसे हैं? जैसे एक्स वेरिएबल में पूरा का पूरा डेटा 10 10 10 10 10 10 सारे के सारे अगर कांस्टेंट है तभी ऐसा होगा। ये नहीं पढ़ाना है मैंने ज़्यादा अच्छे से यहाँ, क्योंकि ये पॉइंट आप पहले ही पढ़ चुके हो। मैं तो कुछ और अभी पढ़ाने आया हूँ। अब मैं वो फॉर्मूला लिखा रहा हूँ, इन तीनों के बीच का वो रिलेशन लिखा रहा हूँ जिस पर सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही आसान सा है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बेकार सी चीज़ है, लेकिन भर भर के इससे सवाल पूछे जाते हैं। तो तीनों में रिलेशनशिप देने वाला एक फॉर्मूला है जो कार्ल पियर्सन ने दिया। कार्ल पियर्सन का नाम पढ़ रखा आपने? कार्ल पियर्सन ने फॉर्मूला दिया। कार्ल पियर्सन ने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दिया है, पढ़ा होगा आपने। ये जो भाई ने फॉर्मूला दिया वो है मोड बराबर 3 मीडियन -2 मीन। फेवरेट है यू के ट्रिपल का, सवाल ही सवाल पूछता है यहां से। तो क्या पढ़ रहे हैं? रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं मीन, मोड और मीडियन के बीच। और कार्ल पियर्सन पहला तो पूछ सकता है फॉर्मूला किसने दिया, तो कार्ल पियर्सन साहब ने दिया। क्या कहा उसने? मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2। इस पे सवाल, इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं। पहले तो कभी कभी फॉर्मूला पूछ दिया जाता है, आ गया। अच्छा, ये फॉर्मूला ऐसे ना देके और भी कंपोजिशन में दिया जा सकता है, वहां पे दिमाग लगा लेना। मानो ऐसे दे दिया जाए, हाँ मोड को इधर ही रहने देता हूं मैं, -2 मीन को इधर भेज देते हैं, तो बराबर क्या आएगा? 3
सबसे पहले मैं आपको बोल रहा हूँ ये फॉर्मूला रट लेना, एज इट इज पूछा जा सकता है कि कौन सा फॉर्मूला सही है, तो आप ये वाला मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब इसका कंपोजिशन बदल के भी दे सकता है कि इनमें से कौन सा सही है, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं मोड माइनस 2 मीन था तो यहाँ आके प्लस में आ जाएगा इज इक्वल टू 3 मीडियन, फिर ये मल्टीप्लाई में है तो ये आ जाएगा मोड प्लस 3 मीन अपॉन में आपको देखने को मिलेगा अपॉन 3 इज इक्वल टू मीडियन। क्या ये फॉर्मूला सही है? हाँ ये भी सही है, कुछ भी आ सकता है ना ऑप्शन में, तो जो भी आएगा उसको आप अच्छे से लगाते रहना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो 2 मीन है ना, क्या गलती कर रहा हूँ पता नहीं आज। ये देखिए क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, मोड यहाँ था -2 मीन था, इसको इधर लागे +2 मीन में, और 3 मीडियन इंटू में था तो डिवाइड में लागे। क्या ये कंपोजिशन भी सेम है? हाँ, पहली कंपोजिशन यहाँ से ये बनी। और कैसे कैसे लिख सकते हैं इसे, अब आप पूरा अपना दिमाग लगाते रहना कि भैया ऐसे ऐसे इसे लिखा जा सकता है, और जैसे भी होगा। अभी मीडियन के टर्म्स में बताया, अब ऐसा भी हो सकता है, देखो ये मीन को यहाँ ले आऊँ, यहाँ -2 मीन है तो यहाँ प्लस में क्या आ जाएगा इज इक्वल्स टू, वहाँ पहले से 3 मीडियन दिख रहा है आपको, और ये भाई मोड प्लस में है तो ये किस में चले जाएगा, ये इधर आ गया 2 मीन बन के, 3 मीडियन वही रहा, मोड भाई माइनस में चले गए वहाँ। तो अगर मीन निकालना हो तो निकाल सकता है क्या 3 मीडियन माइनस अपॉन में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 2। तो कभी कभी आ जाता है इनमें से कौन सा फॉर्मूला सही है, तो ऐसे कंपोजिशन लिख के आ जाएंगे तो उनको टिक मार लोगे अंदर जाके, ये तो आसानी से कर ही लोगे, बेकार की बात है। अब मैं इस फॉर्मूले को यूज़ करके कुछ न्यूमेरिकल आपको कराता हूँ। ये आते हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम तीनों के बीच रिलेशनशिप। किसने दिया है रिलेशनशिप? कार्ल पियर्सन ने। क्या कहा? मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इससे एक आध क्वेश्चन आता है, और ये फेवरेट क्वेश्चन है, पूरा चैप्टर इधर की उधर जितना हमने पढ़ा सिर्फ इससे ही सवाल पूछ देता है कभी भी, तो हमको भी पढ़ना चाहिए भैया। एक एग्जांपल मैं आपके सामने, अच्छा ये फॉर्मूला कब यूज़ होगा न्यूमेरिकल निकालते समय? इन तीनों में से कोई भी 2 वैल्यूज अगर आपके पास है, मीन मोड मीडियन में से अगर आपके पास 2 वैल्यूज हैं तो तीसरी वैल्यू आराम से इससे निकल जाती है। क्या मेरी बात आप समझ रहे हैं? एग्जाम्पल नंबर 1, कुछ कराने हैं तो कराने ही है। एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करोगे तो मोड बोल रहा है कि 35 आपके पास है। मोड कितना है? 35, और मीडियन है 30। मीडियन आपको दिया गया है 30, आपको बोल रहा है भैया मीन निकाल दिया जाए। तो मैंने कहा था 2 दिए होंगे तो तीसरा निकल जाएगा ना। अच्छा एक चीज़ और भैया, इस फॉर्मूले को क्या पता कोई आप ऐसा नहीं, इसको सिंबॉलिकली लिखो तो जरा। मोड को कहते हैं Z, मीडियन को कहते हैं 3M या ME, -2 मीन को कहते हैं 2x बार। इसको ऐसे लिखा जाता है सिंबॉलिकली, पता चल रहा है वहाँ ऐसे आ गया, फिर आप लोग बोलोगे कुछ और आ गया। तो 2 दिए हैं तो निकल जाएगा। इसको निकालने की कोशिश करूँ, Z इज इक्वल टू देखो 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ऐसा ही है, रखो वैल्यू यार। Z 35, 3 मीडियन 3 इंटू 30 -2 मीन दिख रहा है, ये आ गया 35, ये यहाँ 90 आ जाएगा, 90 हो गए, इधर आ जाएगा माइनस में, आ रहा है नहीं आ रहा, उधर क्या आ जाएगा -2x बार। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो -55 आ रहा है, 55, 60, 70, 80, 90, ठीक है, -2x बार दिख रहा है। अगर आपको x बार निकालना है तो -55 को इधर ही रहने दें, उधर से इधर -2 को ले आएँ, आप इसको काट दें, और अगर इसको आप काट देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 27.5 इज इक्वल टू x बार। आया 27.5 x बार आ गया। कोई भी 2 वैल्यूज निकाल दी होंगी तो तीसरी वैल्यू इजीली यहाँ से निकल जाएगी। एक सवाल आपके लिए मैं यहाँ पे होमवर्क लिख दे रहा हूँ जो आपको सॉल्व करना है और आंसर अच्छे से निकाल लेना है, प्रैक्टिस हो जाएगी। मोड जो है वो दिया गया है 32.1। मोड के बाद अगर आप बात करोगे तो मीन जो है, मीन हमारे सामने है 35.4, और मीन के बाद अगर मैं बात करूं तो मीडियन मुझे दिया गया है, मीडियन आपको निकालना है, सॉरी। तो क्या इस फॉर्मूले से आसानी से निकल सकता है? हाँ। तो रिलेशनशिप वाला फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने? 3 मीडियन मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये कहानी भी आज आप समझ चुके हो, ठीक है। आगे बढ़ाता हूं और इसी रिलेशनशिप को अब मैं बताता हूं ग्राफिकल मेथड की मदद से। तो इसे भी पढ़ लेना, क्या पता यहां से भी कुछ ना कुछ सवाल आ जाए। हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप किससे? अब ग्राफिकल मेथड से। रिलेशनशिप बिटवीन मीन मोड एंड मीडियन
ग्राफिकली किससे पढ़ने वाले हैं रिलेशनशिप? मीन, मोड और मीडियन के बीच का जो रिलेशनशिप है वो ग्राफ की मदद से अब हम समझने वाले हैं। कोई दिक्कत तो नहीं? अब ये जो आप रिलेशनशिप समझेंगे मीन, मोड और मीडियन का, वो दो तरीके से समझेंगे। देखिए पहला आप समझने वाले हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। किसके लिए? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और अगला जो है आप समझेंगे एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो मैं आपको फिर से समझा रहा हूं, हम रिलेशनशिप पढ़ने वाले हैं मीन, मोड और मीडियन के बीच, और वो रिलेशनशिप निकालेंगे अब की बार ग्राफिकली। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सवाल आ सकते हैं अगर अच्छे लेवल का है तो, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं, नहीं तो मैं छोड़ देता इसको यहाँ। एक तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और एक एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, आप बोलेंगे सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो मैं आपको थोड़ा सा समझा दूंगा। कोई लिखने वाला पेपर तो है नहीं, लिखने वाला पेपर होता तो मैंने सही समझाता। देखो जरा, डेटा है x 15, 12, 18, 17, 16। इस पूरे डेटा को सही से देखो, सारी वैल्यूज लगभग एक जैसी है। 15, 12, 18, 17, 16 सब लगभग एक जैसे नहीं है, इसको कहते हैं सिमेट्रिकल डेटा। सारे सेम नहीं है मैं नहीं बोल रहा, लेकिन सब एक जैसे हैं, बराबर 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 है, इसे कहते हैं सिमेट्रिकल डेटा। मेरी बात समझ पाए? लेकिन अगर डेटा कहीं ऐसा हो, देखो 15, 17, 12, 19, 60 एसिमेट्रिकल हो गया। यहां तक पूरा डेटा लगभग एक साथ नहीं चला, एक जैसा नहीं चला सिमेट्रिकल, लेकिन ये वैल्यू कुछ ज्यादा ऊपर चले गई, तो इसे कहते हैं एसिमेट्रिकल डेटा। क्या आप सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल डेटा के लिए थोड़ी बहुत बात समझ बना पाए अपने अंदर दिमाग में, समझ बना पाए? अब हम सीख रहे हैं कि रिलेशनशिप कैसे निकाला जाए ग्राफिकली, सिमेट्रिकल के लिए और एसिमेट्रिकल के लिए। तो रिलेशनशिप बनाने का एक ही तरीका है, वो जो ग्राफ आपने बना, ग्राफिकली तो पढ़ रहे हैं, ग्राफिकली दो ही तरीके थे, यहाँ हिस्टोग्राम बनाओ या फ्रीक्वेंसी कर्व। तो तरीका एक ही है, फ्रीक्वेंसी कर्व बनाना। क्या बनाना? फ्रीक्वेंसी कर्व। इसकी मदद से, फ्रीक्वेंसी कर्व की मदद से हम दोनों के दोनों में क्या निकाल सकते हैं? मीन, मीडियन, मोड का रिलेशनशिप हम लोग निकाल सकते हैं। मेरी इतनी बात समझ में आई? ठीक है, इतना आप समझ चुके हो। हाँ, इसको रोक दो यार आकाश भाई। एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है और एक एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। हमें रिलेशनशिप जानना है मीन, मोड और मीडियन के बीच ग्राफिकली, इन दोनों के दोनों डिस्ट्रीब्यूशन में। हम रिलेशनशिप देख रहे हैं मीन, मोड और मीडियन के बीच का ग्राफिकली। ये दो प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन में हम देखेंगे। पहले देखेंगे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में, दूसरा देखेंगे एसिमेट्रिक। अब हम अभी तो हमने इससे पहले एल्जेब्रिकली देखा रिलेशनशिप फॉर्मूले की मदद से, अब हम ग्राफिकली रिलेशनशिप देख रहे हैं मीन, मोड और सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल दोनों अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन में हम इसको निकालना सीखेंगे। अच्छा, इसकी अगर बात करोगे कैसे निकलेगा, तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में फ्रीक्वेंसी कर्व की मदद से आप ये रिलेशनशिप निकाल सकते हो। एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में भी किसकी मदद से? फ्रीक्वेंसी कर्व की मदद से आप आसानी से इस चीज को निकाल सकते हो। आ गया? ग्राफिकली निकालना है ना, तो ग्राफिकली या तो फ्रीक्वेंसी कर्व से निकालोगे या हिस्टोग्राम से निकालोगे। तो यहां किसका यूज करें हम? फ्रीक्वेंसी कर्व का यूज कर रहे हैं। तो एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मेरे से आप बात करेंगे तो मैं आपके सामने डायग्राम बना के दिखा रहा हूं फ्रीक्वेंसी कर्व, और आपको पता चल जाएगा कि क्या सिमेट्रिकल के अंदर क्या रिलेशनशिप हुआ करता है। एक्स और वाई की बात यहां पे मैं कर रहा हूं। ठीक, यहां मैंने ले रखी है फ्रीक्वेंसी, वर्टिकल एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी ही ली जाती है, आपको पता है, और यहां लिए गए हैं आइटम्स। आइटम्स मतलब जो भी है एक्स वेरिएबल। आ गया? तो देखो इसका डायग्राम कैसा मैं बना रहा हूं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। ये लो, बन गया ना? थोड़ा सा और अलग कर देता हूं, फिर आपको समझाऊंगा।
अब ठीक है। देखो अगर आप इस कर्व को देखोगे तो बिल्कुल सेम जैसा लग रहा है, जहाँ पे ये है वहीं पे ये भी, दोनों तरफ मतलब बराबर बराबर टाइप का है, कहीं इसका ज़्यादा झुकाव नहीं है। और सही बना दूँ मैं इसे? अब देखो, अब तो ठीक जैसा दिख रहा है, जैसा स्लोप लगभग यहाँ है वैसा ही स्लोप। तो एसिमेट्रिकल का ऐसा फ्रीक्वेंसी कर्व बनता है। मैंने आपको बताया था अगर मोड निकालना है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू पे चले जाओ ऐसे करके, यहां से नीचे आ जाऊं, जो भी ये वैल्यू निकलेगी आइटम्स में, ये जो भी वैल्यू होगी उसको क्या कहा था उसमें मैंने। लेकिन अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करोगे तो ये जो वैल्यू निकलेगी ये मोड भी होगी, ये मीन भी होगी और यही मीडियन भी होगी। आया? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मोड और मीडियन तीनों बराबर होते हैं और इसका जो ग्राफ दिखता है इस एंड से और इस एंड से लगभग दोनों ही तरीके से, दोनों ही तरफ से बराबर टाइप का होता है। इसे सबसे पहले इसे बेल शेप्ड डायग्राम कहते हैं। कैसा कहते हैं? बेल शेप्ड डायग्राम। अभी आपको सवाल बताऊंगा कैसे डायग्राम आएंगे। आया? और इसमें मीन, मोड और मीडियन बराबर होता। अब तो आप समझ गए होंगे, सिमेट्रिकल मतलब एक समान डेटा, जब डेटा की सारी वैल्यूज लगभग सेम है तो सिमेट्रिकल डेटा के केस में मीन, मोड और मीडियन तीनों बराबर आएंगे। उसका डायग्राम कैसे बनेगा? बेल शेप्ड। घंटी देखिए, ये बीच में, बीच वाले को पकड़ो, मोड है, और ऐसे ऐसे करके घंटी बजाओ। आया? और लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ स्लोप कैसा है? सेम है। तो सिमेट्रिकल डेटा में पहला आपने जो समअप कर रहा हूं, ये सारी चीजें लिखने वाली नहीं, समअप ये करा कि मीन, मोड और मीडियन तीनों के तीनों कैसे होता है? बराबर होते हैं और बेल शेप्ड डायग्राम बनता है। आ गया? तो सिमेट्रिकल डेटा कैसा है? जिसमें सारी वैल्यूज लगभग सेम होंगी। तो क्या होगा इसमें? जो मैक्सिमम जगह है, ये देखो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जहां पे है वहीं पर तो मोड आता था, और सिमेट्रिकल में मोड, मीडियन तीनों बराबर होते हैं। तो यहीं पे मोड निकला, इतना ही मीन होगा, इतना ही मीडियन भी होगा। क्या मैं आपको ये समझा पाया? पक्का मेरी बात आपको समझ में आ गई? तो सिमेट्रिकल की कहानी ऐसी है। अब मैं बात कर रहा हूं एसिमेट्रिकल की तरफ। किसकी तरफ जाने वाला हूं? एसिमेट्रिकल। इतना आप पढ़ चुके हैं। एसिमेट्रिकल में आप देखो, एसिमेट्रिकल में दो तरीके की चीजें होती है। मैं यहां से बोर्ड को ऐसे करके ऐसे ही यूज करूंगा। हाँ, आप अपनी कॉपी में ठीक ठाक तरीके से इसको लिखना। एसिमेट्रिकल की अगर आप बात करोगे तो सबसे पहला जो डायग्राम मैं आपके सामने बनाऊंगा और समझाऊंगा इसे, पॉजिटिवली स्क्वीड डिस्ट्रीब्यूशन। स्क्वीड डिस्ट्रीब्यूशन, जिन लोगों ने आज से पहले ये चीजें नहीं पढ़ी वो ज़्यादा ध्यान से देखें। पहले मैं डायग्राम दिखा देता हूँ पॉजिटिवली स्क्वीड डिस्ट्रीब्यूशन का कैसा होता है, और थोड़ी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो ये है वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस पे क्या ले रहे हैं? बार बार हम बना क्या रहे वैसे, यहाँ पे क्या ले रहे हैं हम? आइटम्स, मतलब वही एक्स वेरिएबल जो भी आता होगा। यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं, इसको कहते हैं एफ। मैं आपके सामने पॉजिटिवली स्क्वीड डिस्ट्रीब्यूशन अभी बनाने वाला हूँ। तो देखो अब बना रहा हूँ, हाँ समझना डायग्राम से थोड़ा सा। ये है एक्स एक्सिस। सिमेट्रिकल में आपने देखा कि इसके जो ये और वाली साइड थी वो दोनों के दोनों बराबर थे। जो इस डायग्राम के लेफ्ट और राइट हैंड साइड थे वो बराबर थे। इस वाले की बात करेंगे तो देखो इसका जो टेल है ना, टेल वो राइट साइड को जा रही है। टेल मतलब ये एक तो ये टेल है, टेल मतलब दो किनारे, एक टेल ये है, लेकिन टेल ज्यादा झुकी हुई कहां को है? राइट साइड को जो टेल्ड होता है, राइट साइड को जो टेल्ड डायग्राम होता है, लिख लेना अच्छे से, राइट साइड को जो टेल्ड डायग्राम होता है उसे पॉजिटिवली स्क्वीड डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। क्या पहले इतना समझे? क्या कहते हैं उसे? स्क्वीड डिस्ट्रीब्यूशन। हम एसिमेट्रिकल डेटा पढ़ रहे हैं, इसमें जान रहे हैं कि मीन, मोड और मीडियन में कैसा रिलेशनशिप होगा, बना आ सकता है डायग्राम। तो एसिमेट्रिकल में पहला है पॉजिटिवली स्क्वीड डिस्ट्रीब्यूशन। पॉजिटिवली स्क्वीड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो जब टेल है, एक तो टेल ये है, एक ये है, टेल ज्यादा कहां को झुकी हुई है? राइट साइड को। राइट साइड को अगर टेल्ड डायग्राम होगा तो आप कहोगे पॉजिटिवली स्क्वीड डिस्ट्रीब्यूशन है। कैसा है?
पॉजिटिवली स्क्वीड डिस्ट्रीब्यूशन, द टेल ऑफ द कर्व इज लॉन्गर टुवर्ड्स द राइट, लिख देता हूं ऐसा, द टेल, किसकी बात कर रहा हूं, द टेल ऑफ द कर्व, द टेल ऑफ द कर्व is longer towards the right, is longer towards the right, ये लो, the tail of the curve is longer towards the right, टेल एक तो ये है एक ये है, लेकिन टेल जो है वो किस तरफ लंबी है, राइट साइड को, तो इसको कौन सा डायग्राम कहते हैं, पॉजिटिवली स्क्वीड डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, एसिमेट्रिकल है। अब देखो मैं रिलेशन बता रहा हूं, मेन तो अब कहानी शुरू हो रही है। तो मोड तो आपको बताइए कैसे निकालते हैं, जो जहां पे सबसे बड़ा होगा वहीं पे तो मोड होगा, होगा नहीं होगा, समझ आ रहा है, ये निकाल दी। तो यहाँ पे x वेरिएबल है, तो ये जो वैल्यू आएगी, जितनी भी x वेरिएबल की वैल्यू आएगी, इसे आप क्या कहोगे, z, यानी कि कुछ पूछना चाह रहे हो क्या, पता है ना, तो फ्रीक्वेंसी कर्व के हिसाब से देखो, इसकी टेल राइट में है तो ये है, तो राइट में इसके बाद जो वैल्यू आएगी ये दिख रहा है, ये जो वैल्यू आएगी इस वैल्यू को आप कहोगे मीडियन। यहां तक दिख रहा है, नहीं दिख रहा, देखना साफ साफ लिखा है ना मीडियन। इसके और राइट में अगर आप जाओगे तो यहां से एक वैल्यू और मिलेगी जिसको कहेंगे मीन। आया या नहीं आया पहले तो ये बताओ यार। पॉजिटिवली स्क्वीड डेटा क्या होता है, जिसकी टेल जो है, जो पूंछ है, वो किस तरफ लॉन्गर होगी, राइट साइड में। पहले तो डायग्राम देख के पता चल जाना चाहिए। पिछले वाले में दोनों तरफ टेल बराबर थी, इसलिए सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सेम, मीन मोड मीडियन तीनों बराबर, वैल्यू जो हाईएस्ट वाली है। इसमें एक बात बताओ, ये तो फ्रीक्वेंसी थी ना, ये तो फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट थी, जहां पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी उसे मोड, और आगे बढ़े थोड़ा सा मीडियन, और आगे बढ़े थोड़ा सा मीन। तो देखेंगे तो एक्स वेरिएबल में एक्स वैल्यू ना सबसे कम कौन है, मोड, उसके आगे उससे बड़ा मीडियन, उससे बड़ा, फ्रीक्वेंसी से मत चले जाना, फ्रीक्वेंसी से थोड़ी होता है। जब आपने अभी मोड पढ़ा भी था तो जिसकी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी उस एक्स को मैं मोड माना करता था शायद, तो वैल्यू तो मोड में ही आएगी। तो जहां पर फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी है उसको मोड कहा, उसके राइट में गए, टेल राइट हुआ है ना, तो राइट को जाओ, उसके और राइट में जाओ मीडियन, और राइट में जाओ मीन। तो पॉजिटिवली स्क्वीड डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे बड़ा होता है मीन। कौन होता है, इससे छोटा कौन होता है, उससे छोटा कौन होता है। अब आया, सिमेट्रिकल में कैसा था, तीनों बराबर थे, डेटा कैसा बना, बेल शेप्ड, घंटी, बिल्कुल दोनों टेल बराबर। इसमें अगर मैं बात करूंगा एसिमेट्रिकल में, तो पहला कौन सा है एसिमेट्रिकल में, पॉजिटिवली स्क्वीड डिस्ट्रीब्यूशन। पॉजिटिवली स्क्वीड नई चीजें हैं ना जानने के लिए, मजा आ रहा है। पॉजिटिवली स्क्वीड डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जिसकी टेल राइट में हो, राइट में लंबी हो। ऐसे में ये डायग्राम सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी वाला मोड, फिर मीडियन, फिर मीन। तो सबसे बड़ा कौन है, मीन, उससे छोटा, सबसे छोटा। तो ये कहानी है पॉजिटिवली स्क्वीड में, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा एक सा एग्जांपल देना है यार, पॉजिटिवली स्क्वीड आपको समझाना है, तो न्यूमेरिकल एग्जांपल एक आपके सामने मैं पॉजिटिवली स्क्वीड का रख दे रहा हूँ। 3 4 5 6 7 25, 3 4 5 6 7 और 25। ये देखो डिस्ट्रीब्यूशन की सारी वैल्यू लगभग एक जैसी नहीं है। इसका डायग्राम बनाओगे, 3 4 5 6 7, क्या यहाँ तक सारी वैल्यू सेम है, नहीं है। लेकिन इस वैल्यू को देखो, राइट की एक वैल्यू कुछ ज्यादा ही बड़ी आ गई, तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन राइट की तरफ को टेल होगी, उस तरफ को भागेगा, क्योंकि राइट की एक वैल्यू सबसे बड़ी है। अब आया, सब बराबर है, 3 4 5 6 7, बस राइट की तरफ को भागेगा। उम्मीद कर रहा हूं कि मैं आपको एसिमेट्रिकल डेटा का हिस्सा अच्छे से समझा पाया, लेकिन अभी भी एक हिस्सा और बच रहा है। कौन सा, नेगेटिवली स्क्वीड डिस्ट्रीब्यूशन। इसके नीचे आप लिखेंगे, आपको लग रहा होगा कि आएगा नहीं आएगा, सारी की सारी चीजें रिलेवेंट है। क्या पता एक सवाल एग्जामिनर से पूछा, यार पूरा पेपर क्या हल्का बनाऊं, एक सवाल तो अच्छा पूछ ही लेता हूं, और क्या पता वही आपको देखने को मिल गया। तो अगला जो इसमें मैं पढ़ाने वाला हूं आपको, 2.1 मैंने पढ़ा दिया एसिमेट्रिकल में। 2.2 कौन सा डेटा, नेगेटिवली स्क्वीड डिस्ट्रीब्यूशन। तो कैसा होगा नेगेटिवली स्क्वीड डिस्ट्रीब्यूशन, जिसकी टेल कौन सी साइड होगी, लेफ्ट साइड अब की बार टेल होगी।
तो वैसा ही तो मेरे को बनाना होगा, तो पहले डायग्राम ही बना लेते हैं। हाँ, सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा डायग्राम अगर हमारा सही से बन गया तो। ये लो, नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, ये पूंछ झुका दी मैंने नेगेटिव इसकी तरफ को। ये लो, बना नहीं बना, सही बन गया एक ही बार में सही। टेल किस तरफ आ रही है? लेफ्ट हैंड साइड। ये है आपका वाई एक्सिस, क्या लिया गया यहाँ पे? फ्रीक्वेंसी एफ। ये कौन सा है हमारा? आइटम्स। यहां पे क्या लिया जाएगा? एक्स, और ये एक्स एक्सिस है। नेगेटिवली स्क्यूड क्यों है, समझ आ गया इसे? क्यों है नेगेटिवली स्क्यूड, बताना जरा। हाँ, टेलिंग लेफ्ट, टेल कहां को हो रही है, इसीलिए इसे कहा जा रहा है नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। मेरी बात आपको समझ में आई? एक छोटी सी डेफिनेशन भी अगर आप चाहोगे तो हम इसकी लिख देंगे। द टेल ऑफ द कर्व इज लॉन्गर टुवर्ड्स द लेफ्ट। द टेल ऑफ द कर्व इज लॉन्गर टुवर्ड्स द लेफ्ट। जो टेल है ना कर्व की, वो ज्यादा बड़ी किस तरफ है? लेफ्ट की तरफ को ज्यादा बड़ी है। पढ़ लिया ये भी आपने? ठीक है भाई, ये भी पढ़ चुके हो। नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन जब टेल इस तरफ है। एक न्यूमेरिकल एग्जांपल दे दूं, हल्का सा एग्जांपल लिखा हुआ है 2, 15, 16, 17, 18, 19। 2, 15, 16, 17, 18, 19। यहां से यहां तक देखो, सब बराबर नहीं दिख रहे, सब आसपास ही तो है। 15, 16, 17, 18, 19। ये लेफ्ट की एक वैल्यू बहुत ही छोटी नहीं है, 2, तो ये इस पूरे की पूरी जो टेल है उसको लेफ्ट तरफ ले जाएगी। अभी अगर लिखने वाला पेपर होता तो मैं बना के दिखाता, सब समझा देता यार। क्या नेगेटिवली स्क्यूड डेटा समझ में आ गया अच्छे से? ऐसे में जरा वैल्यू निकालो तो ये देखो, देखो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिसकी होगी ये, लेकिन आइटम तो यहां से निकलेगा ना, ये होगा ना मोड। इसे क्या कहते हैं? मोड। जेड कह लो यहां, मोड। पढ़ा है नहीं पढ़ा? नेगेटिवली स्क्यूड डेटा तो यहां को आओ, ये क्या होगा बताओ? ये होने वाला है मीडियन। मेरे पास नीचे को जगह नहीं है, आप लोग नीचे को भी लिख सकते हैं। इससे और इधर आ जाओगे थोड़ा, यहां क्या आ जाएगा आपका लास्ट में? मीन। ये लो, अब जरा चलो तो यहां से एक्सेस में हो, जब चलोगे तो सबसे पहले कौन आ जाएगा? सबसे कम है मीन। और आगे जाओ, उससे बड़ा मीडियन है। और आगे जाओ, सबसे बड़ी वैल्यू, ये एक्स एक्सिस की तो वैल्यू होगी, सबसे आखिर में आने वाला जो है वो है मीन, सॉरी मोड। तो नेगेटिवली स्क्यूड में अगर बात करेंगे तो मैं यहां लिख दे रहा हूं कि मोड सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा कौन होगा? और आखिर में किसकी बात आएगी? मीन की बात आएगी। तो मैंने आज आपको ग्राफिकली रिलेशनशिप कैसे निकालते हैं वो भी समझा दिया, सिमेट्रिकल में और एसिमेट्रिकल में। सिमेट्रिकल में क्या होता है? मीन, मोड, मीडियन तीनों के तीनों बराबर होते हैं। फ्रीक्वेंसी कर्व कैसा होता है? बेल शेप्ड। एक डायग्राम तो ये भी है कि बेल शेप्ड डायग्राम किस में बनता है? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बनता है। कुछ भी, सारी चीजें कवर हो, इसीलिए हम ये पढ़ रहे हैं। समझ में आया? और दूसरा, अगर मैं आपसे बात करूं तो ये पूछ सकता है कि सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल क्या होता है? सिमेट्रिकल का स्टेटमेंट आके पूछ देगा। पॉजिटिवली सिमेट्रिकल होगा तो टेल किस एंड को जाएगी? राइट साइड को। नेगेटिवली स्क्यूड होगा तो किस तरफ जाएगी? लेफ्ट साइड को जाएगी। इसी के साथ मैं इस चैप्टर की सारी चीज़ें खत्म कर चुका हूं। हमने बहुत अच्छे से पूरा का पूरा मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी खत्म किया, लेकिन मैंने आपको जैसा वादा किया था कि लास्ट में मैं न्यूमेरिकल एक जरूर कराऊंगा, जस्ट कि आपको एक समझ बन जाए कि न्यूमेरिकल आखिर होते कैसे हैं। असंभव है कि यहाँ से एक न्यूमेरिकल आ जाए। अगर आप चाहें तो नहीं भी सीखे, लेकिन अगर कॉपी में लिख लेंगे न्यूमेरिकल एक ही करना तो आपके लिए थोड़ी सिखानी आसान हो जाएगी। क्या मैं शुरू करूँ इसे?
ठीक है, स्टार्ट करते हैं और आप लोग बहुत अच्छे से समझते जाना कि क्या क्या कहानी और किस तरीके से कहानी हो रही है। मैं क्या क्या निकालना आपको समझाऊंगा। एक निकालूंगा आपको मोड, मीन नहीं निकालूंगा, मीन तो वहां समझा रखा है। एक निकालूंगा मोड और एक क्या निकाल दूंगा, मीडियन। न्यूमेरिकल के लिए हम कुछ दिनों बाद, आज भी नहीं, हम बाद में एक वीडियो सेपरेट डाल देंगे जो कि लगभग आधे घंटे का वीडियो होगा, जिसमें हम मीडियन और मोड निकाल रहे होंगे सिर्फ। अभी मैं क्यों ऐड ऑन नहीं कर रहा हूँ इसमें, क्योंकि मुझे लगता ही नहीं है कि न्यूमेरिकल आ पाएगा। थोड़ा सा बड़ा होता है न्यूमेरिकल, सॉल्व उसे करना पड़ता है, तो उतने बड़े क्वेश्चंस पूरी की पूरी सीरीज लिख के देना, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज लिख के देना, उसमें से बोलना कि निकाल दो मीडियन, मोड या मीन, कुछ भी निकाल दो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा ना आज तक आया है ना आने वाला है। क्योंकि अगर आपको पूरा ही, आप सोचो ना, यहाँ आपको लगभग 1 मिनट एक सवाल को करने के लिए मिलेगा। 2 घंटे में आपने 120 मिनट में 100 क्वेश्चन लगभग करने हैं, तो 1 मिनट या 1 मिनट 10-12 सेकंड आपको एक क्वेश्चन को करने के लिए मिलने वाले हैं। तो अगर पूरी इंडिविजुअल सीरीज लिख के दे देगा या पूरी डिस्क्रीट सीरीज लिख के दे देगा तो वो क्वेश्चन तो फिर ज़्यादा टाइम का हो जाता है ना। मैंने किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आज तक मीन, मीडियन, मोड का यही वाला फॉर्मूला का क्वेश्चन देखा है, वही कि 3 दिए होंगे, तीनों के बीच रिलेशनशिप में 2 दे देगा और बोलेगा तीसरा निकालो। तो यूजलेस है, टाइम बेकार होगा, आप लोग भी उस वीडियो को फिर ज़्यादा देखोगे नहीं। तो इसीलिए मैं इसको यहीं पर अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी पूरा का पूरा हमारा खत्म हो चुका है। हमने मीन अच्छे से पढ़ा, मोड पढ़ा, मीडियन पढ़ा। अब हम बढ़ेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन की तरफ को। अभी नहीं है, बाद में अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इस पर एक न्यूमेरिकल वीडियो लेके आएंगे। और भरोसा रखिए कि इसके बाहर कुछ नहीं जाने वाला। अब इस चैप्टर में कुछ भी नहीं बचा है। धन्यवाद।